तुझे देखा तो ये जाना सनम, मैं चली देखो प्यार की गली, दूर जाना ये दिन है। उन्होंने कैरियर में 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड भी लता दीदी के नाम है। उनके गानों की गूंज भारत समेत विदेशों तक थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे तुमको हमी से चुरा लो। मगर उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। दोस्तों, आज लता मंगेशकर की बायोग्राफी में हम ए से जेड तक जानेंगे उनकी जिंदगी के दिलचस्प किस्सों को। ए फॉर अवार्ड्स। करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो लता दीदी को ना मिला हो। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड भी जीते थे। 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए थे। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उन्हें फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेशी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड मिला। आजा रे परदेसी, मगर उन्होंने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया। इनकार करने की वजह उन्होंने यह बताई कि महिला आकार की ट्रॉफी पर कोई कपड़े नहीं है। उनके इस जवाब से सभी लोग दंग रह गए। बाद में ये अवार्ड उन्हें ढक कर दिया गया। बी फॉर ब्रेड विनर। घर में खाने के पैसे नहीं थे। परिवार के लिए इंडस्ट्री से जुड़ी। लता दीदी 13 साल की थी तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वो घर में बड़ी थी, ऐसे में सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ा। यह बात खुद लता दीदी ने 2015 में एक इंटरव्यू में कही थी। इसी दौरान मास्टर विनायक ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए अप्रोच किया। पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हाँ कर दी और फिल्म में एक छोटा सा रोल भी किया। साथ में उन्होंने फिल्मों के गीत नटली चैत्राची नवलाई को अपनी आवाज भी दी। इस गाने के लिए उन्हें 25 रुपए फीस मिली थी और फिल्म में रोल करने के लिए कुल 300 रुपए। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक मास्टर विनायक की कंपनी में काम किया। 1942 में लता दीदी ने बतौर एक्टर और सिंगर करियर की शुरुआत की। 1942 से लेकर 1948 तक उन्होंने कुल 8 फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया था। सी फॉर कैरियर। नूरजहां के पाकिस्तान जाने पर चमका लता दीदी का कैरियर। जब लता दीदी ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कई लोगों ने उनकी आवाज को पतली कहकर रिजेक्ट कर दिया। इस लिस्ट में शशिधर मुखर्जी का नाम भी शामिल था। तब मास्टर हैदर अली ने कहा था, आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस लड़की के पैरों में गिरकर अपनी फिल्म में गाना गाने की विनती करेंगे। उस वक्त इंडस्ट्री में नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे लोगों का बोलबाला था, मगर कुछ समय बाद लता दीदी ने सभी को पीछे कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो स्वर कोकिला लता दीदी कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता था। कहा यह भी जाता था कि अगर विभाजन के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता दीदी का सिंगर करियर इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। हालांकि नूरजहां ने 14 साल की लता को देखकर ये बात कही थी कि ये एक दिन बड़ी सिंगर बनेगी। लता दीदी भी नूरजहां की बहुत बड़ी फैन थी और उनको अपना आइडल मानती थी। खाली समय में नूरजहां भी उनके गाने सुना करती थी। नूरजहां 1982 में हिंदुस्तान आई थी। तब उनके सम्मान में एक आयोजन रखा गया था। इस आयोजन में लता मंगेशकर और दिलीप कुमार ने भी शिरकत की। यह तस्वीर उसी वक्त की है। डी फॉर डेथ। जलन में किसी ने जहर दिया, 3 महीने बेड पर रहीं। 33 साल की उम्र में लता दीदी स्वर कोकिला बन चुकी थी। किसी को उनकी तरक्की से इतनी जलन थी कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की।
ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर था। इस वजह से उन्हें 3 महीने तक बेड पर रहना पड़ा। शरीर इस कदर कमजोर हो गया कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती, चलना तो दूर की बात थी। उनके इस कठिन समय में कवि मजरूह सुल्तानपुरी उनका सहारा बने। मजरूह दिन भर अपना काम करके शाम को उनके पास जाकर कविताएं सुनाया करते और उनका मन बहलाया करते। अपने इस कठिन समय को याद करते हुए लता दीदी ने एक बार कहा था, अगर मजरूह इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस मुश्किल दौर से ना उबर पाती। अफवाह यह भी है कि इस हादसे की वजह से उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था, मैंने अपनी आवाज कभी नहीं खोई थी। बाद में किसने उन्हें जहर दिया, उस इंसान का पता लता दीदी को चल गया था। उस शख्स के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई ना हो सकी। ई फॉर इमोशन लता दीदी का गीत सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रो दिए थे। लता दीदी की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। यह घटना तब की है जब 1962 में चीन के हमले के बाद पूरे देश में हताशा का भाव फैला हुआ था। इसी दौरान 26 जनवरी 1963 को लता दीदी से गुजारिश की गई कि वो ए मेरे वतन के लोगों गाने को अपनी आवाज दें। समय कम था लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके लिए राजी हो गईं। फ्लाइट में ही टैप रिकॉर्डर पर इसे थोड़ा थोड़ा सुनकर प्रैक्टिस की। जब उन्होंने इस गाने को अपनी मधुर आवाज में फिरोया तो सामने बैठे पंडित जी समेत सभी अतिथियों की आंखें। जब गाना खत्म हुआ तो महबूब खान लता दीदी के पास गए और कहा, लता पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद लता दीदी की मुलाकात पंडित जी समेत इंदिरा गांधी और कई अन्य राजनेता से हुई। पंडित जी ने उनसे कहा, बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी साथ आओ और मेरे घर चाय पियो। लता दीदी उनके साथ घर चली गईं। वहाँ वो एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी इंदिरा गांधी आई और बोली, मुझे आपको 2 लोगों से मिलाना है जो सही अर्थों में आपके कद्रदान हैं। वो आपसे मिलकर बेहद खुश होंगे। फिर वो अपने दोनों बेटों राजीव और संजय के साथ लौटी और बोली, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ लता मंगेशकर। एफ फॉर फर्स्ट 1962 और 1973 में जीता पहला फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड। 1943 में लता दीदी ने पहला हिंदी गाना गाया था। मराठी फिल्म गजब हाउ के गाना माता एक शपूत की दुनिया बदल दे तू को अपनी आवाज दी थी। 1945 से उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। 1948 में उन्हें पहला मेजर ब्रेक फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से मिला। 1949 में उनका पहला सुपरहिट गाना फिल्म महल का था, जिसके बोल है आएगा आने वाला। उन्होंने 1962 में फिल्म मधुमती, 1958 के गीत आज़ारे परदेशी के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। वहीं 1973 में उन्हें फिल्म परिचय के गीत बीती न बिताई रेना के लिए पहला नेशनल अवार्ड मिला था। जी फॉर गॉड फादर गुलाम हैदर साहब को मानती थी अपना गॉड फादर। गुलाम हैदर ने उस समय लता दीदी की प्रतिभा पर विश्वास किया जब हर कोई उनके खिलाफ था। उनकी बदौलत लता दीदी ने फिल्म मजबूर 1948 के गाने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा को अपनी आवाज दी। इस गाने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और यह उस समय का हिट गाना बना। लता दीदी ने गुलाम हैदर का यह एहसान ताउम्र माना। 2013 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, गुलाम हैदर साहब वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं। वह पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूरा विश्वास दिखाया था। एज फॉर हेमा, पहले हेमा मंगेशकर था असली नाम। नाटक से प्रभावित होकर पिता ने लता
नाम रखा। लता दीदी का पहले नाम हेमा था। बाद में उनके पिता ने अपने नाटक भावबंधन की लीड फीमेल कैरेक्टर लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया। पहले लता दीदी के पिता का नाम दीनानाथ अभिषेकी था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी आगे की पीढ़ी का नाम बिल्कुल अलग हो। उनके पुरखों के गांव का नाम मंगेशी था और कुल देवता का नाम मंगे। इस तरह उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर कर लिया। नन्ही लता मंगेशकर अपनी बहनों और माता पिता के साथ। आई फॉर इंदौर। इंदौर में मौसी के घर जन्मी थी लता दीदी। शनिवार 28 सितंबर 1929 को लता दीदी का जन्म इंदौर के एक शिक मोहल्ले में अपनी मौसी के घर हुआ। बचपन के कई साल उन्होंने इंदौर में ही गुजारे। पिता के नाटक कंपनी में काम करने का सिलसिला यही शुरू हुआ था। उन्होंने पिता के निधन के बाद 1945 में मुंबई का रुख किया था। जे फॉर जयदेव। म्यूजिक कंपोजर जयदेव के साथ काम करना सबसे कठिन रहा। लता दीदी ने 1940 से लेकर 2000 नई पीढ़ियों के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया था, मगर जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चुनौती दी वो जयदेव थे। एक बार जयदेव ने उन्हें एक ऐसा गीत गाने के लिए कहा था जिसे नेपाल के राजा ने खुद लिखा था। लता दीदी का कहना था कि म्यूजिक कंपोजिंग के बाद जयदेव सारी जिम्मेदारियां सिंगर के ऊपर छोड़ देते थे। इस वजह से उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता था। इस तस्वीर में लता दीदी किशोर कुमार के साथ दिख रही हैं। दोनों ने साथ में 327 गाने गाए थे। के फॉर किशोर कुमार। पीछा करते हुए किशोर कुमार को देख डर गई थी। लता दीदी किशोर कुमार को अपना भाई मानती थी। दोनों की जोड़ी ने कई बेहतरीन गाने गाए। उन्होंने फिल्म जिद्दी में पहली बार किशोर कुमार के साथ ये कौन आया रे गाना गाया था। मगर उनकी पहली मुलाकात का किस्सा दिलचस्प है। कैरियर की शुरुआत में लता दीदी लोकल ट्रेन पकड़कर स्टूडियो जाती थी। एक दिन महालक्ष्मी स्टेशन में एक व्यक्ति कुर्ता पैजामा पहने और छड़ी लिए उनके कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लता दीदी को वो शख्स जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे उन्होंने कहाँ देखा। जब उन्होंने लोकल से उतरकर टांगा लिया तो वो शख्स भी टांगे से पीछे आने लगा। वो घबरा गई और तेजी से स्टूडियो में पहुंची। यहाँ भी वो शख्स पीछे ही आ रहा था। स्टूडियो पहुंचकर उन्होंने संगीतकार खेमचंद से कहा, ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? खेमचंद ने कहा। खेमचंद ने पीछे देखा तो हंसने लगे और बोले, ये किशोर कुमार हैं, अशोक कुमार का भाई। कुछ इस तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई। एल फॉर लैंग्वेज। उच्चारण सुधारने में दिलीप कुमार का बड़ा हाथ। लता दीदी का पालन पोषण मुंबई में हुआ था। यही कारण था कि उनकी बोल चाल की भाषा भी मराठी ही थी। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में गाना शुरू किया था तो लोग मराठी होने पर उन्हें ताने भी मारते थे। इसी से जुड़ा एक किस्सा ये है कि एक दिन वो संगीतकार अनिल विश्वास और दिलीप कुमार के साथ लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रही थी। अनिल विश्वास ने दिलीप कुमार से उनका परिचय कराते हुए कहा, दिलीप, ये लता मंगेशकर हैं और ये बहुत अच्छा गाती हैं। इस पर दिलीप कुमार ने पूछा, ये कहाँ की हैं? अनिल विश्वास ने बताया कि ये मराठी हैं। मराठी शब्द सुनते ही दिलीप कुमार ने अपना अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, क्या है ना, मराठी लोगों की बोली में थोड़ी दाल भात की बू। मराठी लोगों को उर्दू नहीं आती है। उनकी ये बात लता दीदी को बहुत बुरी लगी। इसके बाद उन्होंने उर्दू सीखने की ठानी और सीख भी ली। वो कहती हैं वो दिलीप कुमार ही थे जिनकी बदौलत उन्हें उर्दू आई और उनका उच्चारण सुधर गया। बता दें, लता दीदी ने अपने कैरियर में 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। दिलीप कुमार को लता दीदी अपना भाई मानती थी। वो राखी पर दिलीप साहब को राखी बांधने उनके घर ज़रूर जाती थी। एम फॉर महल। हॉरर फिल्म महल ने तोड़ा था रिकॉर्ड। लता दीदी के करियर को 1949 की हॉरर फिल्म महल का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म के गाने आएगा आने वाला को लता दीदी ने आवाज़ दी। इस गाने ने उस वक्त सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह इतनी बड़ी सफलता थी कि इसने प्रोड्यूसर को एहसास कराया था कि म्यूजिक से भी काफ़ी कमाई की जा सकती है। एंड फॉर नौशाद।
मुगले आजम के लिए नौशाद साहब ने दीदी को चुना था। लता दीदी की करियर ग्रोथ में नौशाद साहब का मेजर रोल रहा। 1960 की फिल्म मुगले आजम में लता दीदी ने मधुबाला की आवाज बनी थी। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने 150 गानों को रिजेक्ट करने के बाद प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया सिलेक्ट किया था। इस गाने में जो गूंज नौशाद साहब को चाहिए थी वो स्टूडियो में नहीं थी। ऐसे में उन्होंने लता दीदी से बाथरूम में वो गाना रिकॉर्ड करवाया था। उस जमाने में 10 से 15 लाख में पूरी फिल्म बना करती थी, लेकिन इस गाने में पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। ओ फॉर ओवरसीज विदेश में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय महिला सिंगर थी। लता दीदी पहली भारतीय महिला सिंगर थी जिन्होंने विदेशों में शो करने का सिलसिला शुरू किया था। उनके इस कदम ने आगे आने वाली पीढ़ियों के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने पहला शो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में 1974 में दिया था। पी फॉर प्रेडिक्शंस, पिता ने की थी भविष्यवाणी कि कभी शादी नहीं करेंगी। लता दीदी के पिता दीनानाथ मंगेशकर ज्योतिष भी थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। उन्होंने लता दीदी की माँ से कहा था, देखना यह एक दिन नामी सिंगर भी बनेगी। लता दीदी ने 4 फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। उन्होंने मराठी फिल्म वडाल 1953 और हिंदी फिल्में झांझर 1953, कंचन मूवी 1955 और लेकिन 1990 को प्रोड्यूस किया था। वो हिंदी टीवी धारावाहिक कुछ पाया कुछ खोया 1989 को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था। क्यों फॉर क्वीन, सिंगिंग की रानी बनी। लता दीदी को सिंगिंग की रानी कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने न जाने कितने सिंगर्स के लिए म्यूजिक का सफ़र आसान बना दिया। उनका गोल्डन पीरियड 1950 से शुरू हुआ और 1980 तक जारी रहा। इसके बाद उन्होंने चुनिंदा प्रोजेक्ट पर ही काम किया। आर फॉर रिकॉर्ड, द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड दर्ज। 1974 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लता दीदी के नाम सबसे अधिक 25,000 गीत गाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इस रिकॉर्ड पर मोहम्मद रफ़ी साहब का कहना था कि यह नंबर गलत है। दीदी ने 28,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। वहीं पूरे करियर में उन्होंने 50,000 से ज़्यादा गीत को अपनी आवाज़ दी थी। इस फोटो में लता दीदी बहन मीना, आशा, ऊषा और भाई हृदयनाथ के साथ नजर आ रही हैं। एज फॉर साड़ी, सफ़ेद साड़ी से रहा गहरा लगाव। लता दीदी को कॉटन की साड़ियाँ बेहद पसंद थी। वहीं वो रंग बिरंगी साड़ियों की जगह सफ़ेद साड़ी पहना करती थी। सफ़ेद साड़ी पहनने पर उनका कहना था, मेरे व्यक्तित्व पर सफ़ेद रंग सही ढंग से खिलता है और लोगों को भी शायद मैं सफ़ेद साड़ी में ही ठीक लगती हूँ। एक किस्सा यह भी है कि एक बार मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। लता दीदी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो रिकॉर्डिंग के लिए क्या पहने। थोड़ी विचार करने के बाद उन्होंने क्रेप शिफॉन साड़ी पहनी जो शायद पीले या ऑरेंज रंग की थी। फिर जब वो स्टूडियो पहुंची तब उनकी यह साड़ी देख रिकॉर्डिस्ट पूछ बैठा, ये आप क्या पहन कर आ गईं? जवाब में लता दीदी ने कहा, इतनी बारिश में भीगती हुई आई हूँ। क्रेप साड़ी पर जल्दी पानी सूख जाता है लेकिन कॉटन में ऐसा नहीं होता, इसलिए मुझे ये पहनना पड़ा। इस पर रिकॉर्डिस्ट ने कहा, आप पर यह जच नहीं रही है। इस घटना के बाद लता दीदी को एहसास हो गया कि उन्हें लोग सिर्फ सफ़ेद साड़ी में ही देखना पसंद करते हैं। ऐसे में उन्होंने रंग बिरंगी साड़ियों से दूरी बना ली। टी फॉर ट्रेनिंग, 5 साल की उम्र में म्यूजिक ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। 5 साल की लता दीदी को सुर में गाता देख पिता ने संगीत सिखाने का फैसला किया। पिता उन्हें रोज 6 बजे उठाकर संगीत सिखाना शुरू कर देते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। परफॉर्मेंस के बाद पिता की गोद में ही सो गई थी। यू फॉर अनफुलफिल्ड ड्रीम, क्लासिकल सिंगर न बन पाने का ताउम्र रहा मलाल। पिता के निधन के बाद घर की सभी जिम्मेदारियां लता दीदी के कंधों पर आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्टर और सिंगर काम करना शुरू कर दिया था। बाद में उन्हें क्लासिकल संगीत का रियाज करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था। नतीजा क्लासिकल संगीत उनसे पूरी तरह छूट गया। कैरियर की ऊंचाइयों पर पहुंच जाने के बाद भी उन्हें इस बात का मलाल रहा कि वो एक क्लासिकल सिंगर ना बन सकी।
इस तस्वीर में लता दीदी रफ़ी साहब के साथ नजर आ रही हैं। दोनों ने 400 से भी अधिक गाने साथ में गाए थे। वी फॉर वैल्यू, सिंगर्स के हक की लड़ाई। लता दीदी ही थी जिन्होंने सिंगर्स के हक की लड़ाई लड़ी और गाने की रॉयल्टी की मांग की। रफ़ी साहब लता दीदी और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। गुस्से में आकर उन्होंने लता दीदी के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। इसके जवाब में लता दीदी ने कहा था, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद आपके साथ कभी गाना नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। W फॉर वॉच, कभी खुद का गाना ना पर्दे पर देखा और ना सुना। लता मंगेशकर ने कई गाने गाए, लेकिन कभी भी उन्होंने खुद का गाना ना फिल्मी पर्दे पर देखा और ना ही सुना। उनका मानना था कि उस सुनने के बाद खुद के गाए गाने में कमी निकाल देंगी। एक्स फॉर एक्स फैक्टर, समाज सेविका भी रही लता मंगेशकर। सिंगिंग के अलावा लता मंगेशकर ने समाज सेवा का भी काम किया। 1989 में लता दीदी ने फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए वो पुणे में अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर अस्पताल बनवाया था, जो 6 एकड़ में फैला हुआ है। लता मंगेशकर के नाम पर भी नागपुर महाराष्ट्र में एक अस्पताल है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। वाइफ फॉर यंगेस्ट लव, बहन के लिए कुर्बान की स्कूल की पढ़ाई। लता मंगेशकर अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी। बहन आशा भोसले के लिए उन्होंने पढ़ाई तक का त्याग कर दिया था। दरअसल लता मंगेशकर और आशा भोसले एक ही स्कूल में पढ़ने जा रही थी। स्कूल में पढ़ने के लिए दोनों की अलग अलग फीस देनी थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से लता मंगेशकर ने अपना नाम कटवा दिया। वो सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा पाई। 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। वो लंबे समय से निमोनिया और कोविड से बीमार चल रही थी। उन्हें अंतिम विदाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। Z फॉर जिंदगी, खुद की जिंदगी को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती थी। लता मंगेशकर का जीवन असाधारण रहा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती थी। अपनी कहानियों के जरिए वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनका कहना था, कुछ बातें अनकही रहें तो ही बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।